आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। ये मैं बनाने जा रही हूँ एक यूट्रस का मॉडल, यूट्रस की पिक्चर। यूट्रस यानी बच्चेदानी। ये बच्चेदानी है। ये इसके साथ दो ट्यूबें लगी होती हैं। ट्यूबों के एंड्स होते हैं जो इस तरह की उंगलियों की तरह होते हैं, और यहाँ पे अंडेदानियाँ जो बादाम के साइज की होती हैं। ये दूसरी ट्यूब, और ये यहाँ पर अंडेदानी। ये बच्चेदानी के अंदर की कैविटी होती है जो कि इधर ट्यूबों के साथ ऐसे कनेक्टेड होती है, और ये नीचे वजाइना। अंडेदानी हर महीने एक अंडा बनाती है जो ज्यादातर पीरियड्स के 7वें 8वें दिन से शुरू होता है, और 14वें 15वें दिन तक एक पानी की थैली में वो छोटा सा माइक्रोस्कोपिक एग होता है जिसका विकास होता रहता है। जब एक बार सही टाइम आता है और एग मेच्योर हो जाता है तो जो थैली पानी की जिसमें वो डेवलप कर रहा है वो ओवरी की कॉर्नर पे आकर फूट जाती है। उसमें से जो एग है वो रिलीज हो जाता है और एग उसको ट्यूब पिकअप कर लेती है। यहाँ से अपनी उंगलियों से ऐसे मूवमेंट्स होती है और पिकअप कर लेती है। अब जो मैं इधर दिखा रही हूँ कि ट्यूब के बीच में जो रास्ता है, ल्यूमेन बना हुआ है, उसके थ्रू वो एग यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, जा रहा है बच्चेदानी तक। उधर से इन दिनों में रिलेशनशिप यानी इंटरकोर्स होने से कुछ स्पर्म्स जो है वो वजाइना में छूटते हैं, जो कि अपनी मूवमेंट के साथ उनकी हिलजुल होके यूट्रस के अंदर चढ़ जाते हैं। यूट्रस के अंदर तक पहुंचकर उनका काम नहीं होता है, वो और आगे मूव करते हैं, वो ट्यूब तक पहुंचते हैं। इधर से स्पर्म आ रहा है और इधर से एग, दोनों आपस में मिलकर अगर भगवान चाहे तो वो बेबी बन जाते हैं। 2 सेल्स का एक बेबी बन गया छोटा सा। अब वो साथ में जो सेल्स मल्टीप्लाई होते जाते हैं और साथ में उस जो भ्रूण है, जो शुरुआती भ्रूण है, उसकी मूवमेंट यूट्रस तक होती रहती है, ताकि वो एक टाइम आए जब वो चिपकने वाली स्टेज में पहुंच जाए, तब तक वो मूव करता रहता है। जब वो इनफ मल्टीप्लाई कर जाता है, चिपकने लायक हो जाता है, तब वो बच्चेदानी की किसी भी दीवार पर जाकर चिपक जाता है और 9 महीने यहाँ पर ग्रो करने लगता है। अब आप एक कंडीशन सोचें जिसमें कि ये भ्रूण मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, ये 2 सेल्स प्रेग्नेंट जो भ्रूण है, पर ट्यूब की किसी भी सोजिश की वजह से या कोई सेमी ब्लॉकेज की वजह से वो मल्टीप्लाई होता जो फीटस है या बेबी है वो वहीं पर इसी जगह पर मल्टीप्लाई होता रह जाता है, क्योंकि वो मूव नहीं कर पा रहा आगे। तो वो चिपकने वाली स्टेज में यहीं पर ही पहुंच गया। अब वो ट्यूब के अंदर चिपक जाता है। अब ट्यूब के अंदर इतनी जगह नहीं है कि उसको वो समेट सके या उसको वो आगे ग्रो करने के लिए हेल्प कर सके या डिलीवरी तक ले जाए। तो वो क्या होता है कि जल्दी ही थोड़े दिन क्रॉस होने पर ही वो ट्यूब का जो साइज है वो पहले मोटा मोटा होता रहता है और एक स्टेज आती है वो बिल्कुल पतली हो जाती है, तो वो फट जाती है। अब ट्यूब के नीचे यूट्रस को जाने वाली बहुत सी ब्लड फ्लो यानी नसें होती हैं, यहाँ पर भी होती हैं, इधर अंडेदानी को भी जारी होती हैं, तो हर हो जाती है तो वो फट जाती है। अब ट्यूब के नीचे यूट्रस को जाने वाली बहुत सी ब्लड फ्लो यानी नसें होती हैं, यहाँ पर भी होती हैं, इधर अंडेदानी को भी जारी होती हैं, तो हर तरफ से यहाँ पर सारा मैश वर्क ऑफ नसें होता है। तो जैसे ही वो ट्यूब फटती है, ट्यूब का अपना भी ब्लीडिंग होने लगता है और जो यहाँ की नसें ये भी चिर जाती हैं। तो एज अ रिजल्ट पेशेंट को सडन हेमरेज स्टार्ट हो जाती है और वो शॉक में चले जाता है। सो इस सिचुएशन में हमको इमरजेंसी लैप्रोस्कोपी करके दूरबीन पेट के अंदर डालकर ये ट्यूब को एक्सरसाइज करना पड़ता है। कई लोग पूछते हैं मुझसे, वो ये है कि क्या हम इस बेबी को उठाकर यूट्रस में नहीं लगा सकते? नहीं, उसकी सेल्स की जो मल्टीप्लाई करने वाली स्टेज ऐसी हो गई है कि उनको हम उठाकर यहाँ ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें कि जैसे आपने कोई बीज अगर पुंगरने के लिए रुई में रख दिया, उसकी थोड़ी सी छोटी सी जैसे मूंगी की दालें रख दी तो छोटी सी उसकी जड़ निकल आती है, थोड़ा सा उसका शूट निकल आता है ऊपर, तो आप उसको अगर सही समय पर वो पुंगरी दालों को तो आप वैसे ही खा सकते हैं, पर जब उसकी रूट निकलने लगती है और आप उसको कॉटन से निकालने की कोशिश करें तो निकालने के प्रोसेस में वो टूट जाती हैं सारी जड़ें। सो हम इस बेबी को निकालकर उसी तरीके से यहाँ पर नहीं रख सकते कि ऑलरेडी यहाँ पे इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो चुकी है, बस हम जान बचाने के लिए ट्यूब कट करना पड़ता है। सेकेंड कॉमन सवाल लोग पूछते हैं, क्या इस सिचुएशन में हम ट्यूब को जरूर ऑपरेट ही करना पड़ेगा? क्या मेडिकली हम उसका कुछ नहीं कर सकते? हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। उसके कुछ क्राइटेरिया हैं कि साइज कितना होना चाहिए भ्रूण का, उसमें ब्लीडिंग नहीं शुरू हुई होनी चाहिए, उसका जो बीटा HCG का लेवल एक पर्टिकुलर दर तक होना चाहिए। ये सब चीजें हम देखकर फिर एक पर्टिकुलर केस को डिसाइड करते हैं कि उसमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि स्ट्रेट अवे सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। एक और कॉमन सवाल लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या हम ट्यूब को सेव नहीं कर सकते? आपने ये क्यों कहा
कि ट्यूब को कट करके ही निकालना पड़ेगा। अगर हम ट्यूब को यहाँ से कट करें और ये पार्ट ऐसे अबॉर्शन की तरह निकाल दें। किसी ज़माने में ट्यूबल कंजर्वेटिव सर्जरीज हुआ करती थी, जिसको बोलते हैं सैल्पिंजोस्टमी। उसमें हम ट्यूब को ऐसे ऊपर से कट लगाकर ये भ्रूण निकाल लेते थे। पर उससे क्या होता था कि जो ट्यूब बेसिकली क्यों यहाँ पर बेबी ठहरा है, क्योंकि ये डैमेज है अंदर के जो लेयर ऑफ सेल्स हैं। तो इसलिए अगर हम उसको कट करके निकाल भी देते हैं, सॉरी इतना सिर्फ ट्यूब को नहीं निकालते हैं बाहर, अंदर रहने भी देते हैं, तो भी वो नेक्स्ट टाइम प्रोन होगा पेशेंट की वहीं पर फिर से प्रेगनेंसी हो जाएगी। सो इसलिए वो क्योंकि सेल्स उसके डैमेज है, उसको निकालना ही बेहतर है अपनी जान की सलामती के लिए। इट इज इम्पॉर्टेंट कि उस डैमेज ट्यूब को निकाल ही दिया जाए। आप हमेशा याद रखें कि सिर्फ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखकर खुद से लेकर मेडिसिनल एमटीपी टैबलेट्स यानी अबॉर्शन की दवाइयाँ खुद से ना खाएं, क्योंकि अगर इन केस आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी ट्यूबल प्रेगनेंसी हो और आप सोचें कि बच्चेदानी में प्रेगनेंसी है, अबॉर्शन की दवाई खाएं इसको बाहर निकालने के लिए, पर वो ट्यूब में हो और आपके ट्यूब फट जाए तो फिर आपको इमरजेंसी पड़ सकती है। ट्यूब फटने के क्या क्या सिम्टम्स होंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी प्रेगनेंसी ट्यूब में है कि नहीं? जैसे आपके थोड़े दिन चढ़ जाएंगे, आप स्कैन कराने जाएंगे तो आपके यूट्रस में प्रेगनेंसी नहीं दिखेगी, और हो सकता है अगर प्रेगनेंसी काफी ट्यूब में ग्रो कर गई हो तो स्कैन में दिख भी जाए ट्यूब में। पर ट्यूब्स इतनी पतली होती है कि कई बार ट्यूबल प्रेगनेंसीज मिस भी हो सकती हैं। अगर ट्यूब आपकी फिर भी मिस हो गई है या आपको पता नहीं लगा, ट्यूब अचानक फट गई, अंदर ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, तो कॉमन सिम्टम्स होंगे आपको वजाइना में से ब्लीडिंग हो सकती है, पेट में बहुत तेज दर्द हो सकती है, इतनी दर्द कि आप बिल्कुल दोहरे हो जाएंगे दर्द के साथ। इसको हम बोलते हैं डबलिंग अप विद पेन। चक्कर खा के गिर सकते हैं, या आपको एकदम ऐसा लगेगा कि आंखों के आगे अंधेरा आ गया है, या आपका बीपी सडन ड्रॉप कर गया, सडन पल्सलेस हो गए और फिर से थोड़ी देर कुछ सेकंड्स के बाद फिर से पल्स आ गई। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सडन बाउट ऑफ ब्लीडिंग से एक बारी प्रेशर बिल्कुल फॉल कर जाता है और फिर से बॉडी अपने आप को रिकवर कर लेती है। पर ऐसी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी भरी सिचुएशन है। मतलब भगवान करे कि ऐसी सिचुएशन में आपको हॉस्पिटल रश ना करना पड़े। अगर आपके पीरियड्स के दिन स्किप हुए हैं या आपको पीरियड बहुत ही लाइट आया है, आपको डाउट है कि कहीं आपको प्रेगनेंसी तो नहीं, जैसा खुल के आना था वैसा नहीं आया, तो आप अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करें। और अर्लीस्ट जैसे ही आपको अगर कोई तकलीफ ना हो तो भी हफ्ता ऊपर होते ही डॉक्टर के पास चेकअप कराएं, ताकि वो अल्ट्रासाउंड करके जज कर सकें कहीं आपको यूट्रस में प्रेगनेंसी है, ग्रो कर रही है कि नहीं, ट्यूब में तो नहीं, ट्यूब को कोई डैमेज तो नहीं हुआ, ऐसी चीज़ें। अब इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक केस जिसमें ट्यूब में प्रेगनेंसी ठहरी थी। अभी आप देख पा रहे हैं कि बच्चेदानी यानी कि यूट्रस सेंटर में है, इसके साथ में ये राइट ट्यूब है, इसके आसपास एकदम बड़ा सारा ब्लड का क्लॉट बन गया है, जो कि नेचर ने अपने आप ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की है। जो पतली सी झिल्लीदार पीछे आपको दिख रही है यूट्रस से निकलती यानी बच्चेदानी से निकलती दोनों साइड पे, लेफ़्ट साइड की ट्यूब और राइट साइड की ट्यूब, जिसके बीच में ट्यूबल प्रेगनेंसी हो गई है। जिसको टच कर रही थी वो ट्यूब है लेफ़्ट साइड की और लेफ़्ट साइड की ओवरी, और ये है राइट साइड की ट्यूब। अब ये क्लॉट जब हटाते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं कि ट्यूब के बीच में ये प्रेगनेंसी ठहरी हुई है, जिसकी वजह से ट्यूब फूली हुई है, जैसे प्रेग्नेंट हो गई हो ट्यूब। पर जैसे कि आप देख सकते हैं ट्यूब जगह जगह से फटने की तैयारी कर रही है, तभी उसमें से ब्लड का ऐसा स्पिलेज हुआ है। आप पूरा अगर यूट्रस के अराउंड भी सारी सर्फेसेस देखें तो वो भी जैसे कि खून उनके ऊपर स्मियर्ड है, ब्लड लगा हुआ है। सो कितना सारा ब्लड लॉस सडनली हुआ होगा, फिर वापस रुका होगा, तभी क्लॉट बना है। अब इस टाइम पर हम ब्लीड होती ट्यूब को एक्साइज यानी कि रिमूव कर रहे हैं। तो ये हमारी स्पेशल कॉटरीज होती है जिससे कि हम ब्लड फ्लो रोकते हैं। और अब देखो बिल्कुल ब्लडलेस सारा क्लियर हो गया सारा फील्ड।